एंड वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका फिर एक बार स्वागत है। इस सीरीज़ में हम जीएस पेपर 1 के इतिहास खंड को डिस्कस कर रहे थे और जिसमें हमने अपने 2 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा तीसरा टॉपिक है जिसमें हम महाजनपद काल को डिस्कस कर रहे थे या इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। लेक्चर नंबर 1 में हमने मेंस के कुछ 3-4 क्वेश्चंस के बारे में या 3 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था कि भाई मेंस में यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका लास्ट ईयर पूछा गया था या 2018 में पूछा गया था और 2 क्वेश्चन वहाँ से या 3 क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे तो उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, और साथ ही साथ हमने एक पृष्ठभूमि देखी थी इतिहास में कि भाई हम किस तरीके से चीज़ों को आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लेक्चर नंबर 1 को कम्प्लीटली देखें, ठीक है, देन उसके बाद आप लेक्चर नंबर 2 को देखें तो काफ़ी बेहतर तरीके से आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक, साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप टॉपिक नंबर 3 या टॉपिक नंबर 3 जो है हम जो इसको पढ़ रहे हैं अभी महाजनपद काल को, अगर आप पहले इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या इस लेक्चर को आप पहली बार देख रहे हैं तो ठीक है, जिसमें आपने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा है और वैदिक काल को पढ़ा है, तो आप सबसे पहले इनको देखें। अगर इतिहास में आपको अपनी समझ बनानी है और चीज़ों को ठीक तरीके से समझना है तो ये 2 लेक्चर आप पहले जरूर देखें, देन उसके बाद आप थर्ड लेक्चर को देखेंगे, इसको देखेंगे आप थर्ड टॉपिक को, तो आपको काफ़ी अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। ठीक, साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर की आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, या तो डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी तैयारी कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या के लिए आप कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, चाहे तो आप टेलीग्राम में करें, ठीक है, या यूट्यूब के ऊपर आप कमेंट करते हैं तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल रहा होगा। ठीक, सो आज हमें नेक्स्ट बात करनी है महाजनपद के बारे में। ठीक है, या जो 16 महाजनपद हैं उनके बारे में डिस्कशन करने हैं। ठीक है, कि भाई वहाँ से एमसीक्यू बनते हैं या प्री के क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं और मेंस में भी क्या वहाँ से कुछ संभावना है कि चीज़ें पूछ सकते हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पर किया जा रहा होगा। ठीक, तो सबसे पहले बात आती है महाजनपद काल की, जैसे द्वितीय नगरी क्रांति भी हम कहते हैं। हालांकि हमने इसके मेंस के जो क्वेश्चन थे उनको डिस्कस कर लिया था, द्वितीय नगरी क्रांति के बारे में हमने देखा था। ठीक है, या जो राजनीतिक स्थितियाँ थी या जो चेंजेस थे तो या परिवर्तनों या हलचलों का काल क्यों कहते हैं, तो हमने ये 3-4 क्वेश्चन थे उनको डिस्कस हमने यहाँ पर कर लिया था। आगे हमें 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ना है, तो इसकी एक पृष्ठभूमि मैं बता दे रहा हूँ आपको। भाई आपको पता है कि लोहे का प्रयोग जो था, ठीक है, एक और जहाँ सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में योद्धा वर्ग के लिए अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध हुआ। ठीक है, वहीं दूसरी ओर क्या हुआ कि कृषि में इसके व्यापक प्रयोग से खेती योग्य भूमि का काफ़ी विस्तार हुआ। खाद्य उत्पादन में वृद्धि से मध्य गंगा के समतल मैदानों में और अधिक जनसंख्या का भरण पोषण होने लगा। सामाजिक कार्यविधियों ने अंततः नगरों एवं महाजनपदों को जन्म दिया। ठीक, इन महाजनपदों में एक समान राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि कुछ महाजनपदों ने राजाओं को समर्थन दिया और कुछ ने क्या किया, गणतंत्रात्मक व्यवस्था को समर्थन दिया। कहने का मतलब ये है कि भाई जो 16 महाजनपद थे इनमें एक समान व्यवस्था देखने नहीं मिलती है। 14 ऐसे हैं जो राजतंत्रात्मक हैं, जिनमें एक राजा होगा, राजा के द्वारा शासन, और 2 जो है वो क्या है, गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है कि जनता के द्वारा ही वहाँ का राजा चुना जा रहा होगा, या उसको हम गणतंत्र कह सकते हैं। ठीक है, ये जनता को अधिकार होगा कि वो राजा का चयन यहाँ पर करें, राजा का सिलेक्शन करें, राज परिवार से किस व्यक्ति को राजा चुना जाए, ये निर्णय किसका होगा, जनता का होगा, तो उसको हम गणतंत्र कह पा रहे हैं। तो दोनों ही तरह की व्यवस्थाएं देखने मिलती है, पर हमें ज़्यादा कौन सी व्यवस्था देखने मिलती है, ये राजतंत्रात्मक व्यवस्था देखने मिलती है ना। 2 गणतंत्रात्मक भी मिलते हैं, उनके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। तो आप बताओगे कि जो 16 महाजनपद हैं उनकी चर्चा या उल्लेख जो है वो बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय, ठीक है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है प्री में यहाँ से या अन्य एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई 16 महाजनपदों की चर्चा का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, 16 महाजनपदों की चर्चा हमें कहाँ मिलती है इतिहास में, तो आप क्या बताओगे, तो बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय, ठीक है, और जैन ग्रंथ क्या है, भगवती सूत्र। तो इनसे हमें क्या मिलती है, इसकी चर्चा या इसका उल्लेख हमें मिलता है। तो ये 2 आपके एमसीक्यू यहाँ से बन सकते हैं, तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। ठीक, अब हम 1 बाय 1 बात करते हैं 16 महाजनपदों के बारे में। जैसे देखो वर्तमान में हम बात करते हैं कि भाई वर्तमान में भारत में जिस तरीके से आप देखते हैं कि राज्य हैं, ठीक है, ठीक, एक समय 14 राज्य थे, फिर इनकी संख्या बढ़ती बढ़ती आप देखोगे तो 28 हो गए, 29 हो गए, फिर 28 हो गए, है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जिस तरीके से वर्तमान में राज्यों का कॉन्सेप्ट है, वैसे ही हम अगर प्राचीन भारत में बात करें तो जो भारत है, संपूर्ण भारत, वो क्या था, कुछ 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसके अलावा कुछ गणराज्य थे और कुछ और चीज़ें यहाँ पर मेंशन थी। तो उत्तर भारत जो था ये पूरा का पूरा कंप्लीट, ये पूरा सेक्शन जो था ये 16 महाजनपदों में बटा हुआ था भारत का। ठीक, और इसी में फिर क्या होगा कि जो मगध आपका जनपद होगा, ये जनपद क्या करेगा, अन्य जनपदों को अपने में मिला लेगा और इससे क्या बनेगा, एक मगध साम्राज्य बनेगा। और आगे जब मौर्य को हम पढ़ेंगे तो मौर्यन क्या करेंगे, ये सबको पूरे जो साम्राज्य है उसको पूरे को मिला लेंगे और क्या बन जाएगा, एक अखंड भारत हम जिसको कहते हैं ये बन जाएगा। ठीक, कंप्लीट है ना। तो इन्हीं को हमें पढ़ना, और फिर आगे आप देखोगे कि फिर यहाँ पर आक्रमणकारी आएंगे, या फिर हम बात करेंगे कि भाई
दिल्ली सल्तनत है या मुस्लिम्स हैं, तो वो फिर क्या करेंगे, फिर चीज़ों को फिर करेंगे, ठीक है, इकट्ठा करेंगे और फिर इकाइयाँ इकट्ठी होंगी, है ना, अन्य क्षेत्रों पर कब्जा करेंगे, फिर एक कंप्लीट भारत पर कब्जा कर लेंगे, फिर आप देखोगे कि इकाइयाँ टूट जाएंगी, फिर छोटी छोटी इकाइयों में टूट जाएंगी, फिर रियासतें बन जाएंगी। तो इस तरीके से पूरी भारत की यात्रा चलेगी, है ना, इसी के ऊपर, ठीक है। क्योंकि आपने देखा कि भाई प्राचीन काल में हम बात कर रहे थे ऋग्वैदिक काल में, तो उस समय राजा जो था वो भूमि का मालिक नहीं होता था। इस तरीके की चीज़ें देखने आपको नहीं मिली कि हम दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा कर रहे हो या एक क्षेत्र को हम दूसरे क्षेत्र में मिला रहे हो, इस तरीके की चीज़ें तो ऋग्वैदिक काल में ये देखने नहीं मिला। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब आपने देखा कि भाई जो जन था, जब वो दूसरे जन के साथ मिला तो क्या बन गया, एक जनपद बन गया। और जब दो जनपद मिले तभी क्या बना, महाजनपद बना, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ से पूरे इतिहास में जब तक आपका भारत आज़ाद नहीं होगा या 1947 तक के टाइम पीरियड में या आज तक भी हम यही चीज़ें देख रहे हैं, जो विवाद है या विवाद दूसरे देश के साथ हमारा भूमि को लेकर है, वो क्यों है, इसी कारण है। तो इतिहास में पूरा जो सिनेरियो आपका चल रहा होगा, पूरी जो यात्रा चल रही होगी, वो कहीं ना कहीं जगह को लेकर या इसके ऊपर ही चल रही होगी। युद्ध में, युद्ध भी जितने युद्ध होंगे इतिहास में, वो क्या होंगे, एक एम्पायर दूसरे एम्पायर को नष्ट करने के लिए या उसको अपने में मिलाने के लिए युद्ध कर रहा होगा, ठीक है, या लड़ाइयाँ जो हो रही होंगी, है ना, हम किसी भी वॉर की बात करें, ठीक है, या हम अभी आगे हम बात करेंगे, जैसे हम मगध की ही बात करें, मगध साम्राज्य की, तो एक ये बगल वाले साम्राज्य को या तो दोस्ती से, मित्रता से, या फिर किससे, युद्ध से अपने में शामिल कर लेगा। तो यही कहानी पूरे इतिहास में आपकी चल रही होगी, ठीक है। इन्हीं से आपके युद्ध या वॉर बनेंगे, इन्हीं से फिर आपकी राजनीति निकल कर आएगी, ठीक है, और इन्हीं से सब कुछ आपका बनेगा एक भूमि को लेकर, ठीक है, ठीक। तो चीज़ों में हमें यहाँ पर कनेक्टिविटी बनानी है या इनको समझना है कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, ठीक। बात करी जाए सबसे पहले, तो सबसे पहले आपका महाजनपद आता कुरु। अब देखो यहाँ पर इसको पढ़ने के दो उद्देश्य हैं भाई। एक तो क्या है कि प्री में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कई बार आपसे कैपिटल पूछ लेते हैं कि भाई कुरु महाजनपद जो थी इसका वर्तमान क्षेत्र बताओ कि ये कहाँ आती है, या फिर आपसे क्या पूछ लें, इनकी कैपिटल पूछ लें। तो इस तरीके से एमसीक्यू बन रहे होंगे। अब मुझे ये लग रहा है कि अगर 3 नंबर में कभी आपको एक वर्ड लिखा मिल जाए कुरु, ठीक है, या कुरु महाजनपद लिख दिया, तो क्या इसके बारे में आप लिख सकते हैं जिससे आपको 3 नंबर मिल जाए। तो आप सबसे पहले तो क्या लिखोगे, कुरु, ठीक है, डैश करके क्या लिख दोगे, एक महाजनपद है, या 16 महाजनपद में एक महाजनपद। राजधानी या कैपिटल इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर। वर्तमान में आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा, इसका कुछ क्षेत्र आ रहा है, ठीक। अब देखो इतना स्पेस नहीं है कि हम एक छोटा सा मैप बना के इसको एक पॉइंट से एलोकेट कर दें कि भाई यही क्या है, कुरु है। इतना स्पेस तो नहीं है, हालांकि आप अगर चाहें तो इसको बना सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो कि 3 नंबर आपको सारे के सारे मिल जाएँ कभी अगर इस तरीके का कोई सवाल आए, ठीक। क्योंकि देखो 3 सॉलिड पॉइंट भी हो गए और 10 शब्दों के आसपास हम हैं भी, ठीक है, उससे हम आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं। और हमने एक डायग्राम छोटा सा बना दिया इंडिया का मैप, और हमने बता दिया कि भाई ये कुरु है, ठीक है, और ये यहाँ पर आपको मिल रहा है दिल्ली वाले क्षेत्र में देखने के लिए, ठीक। तो पूरा मैप नहीं बनाना आपको, सारे राज्यों के नाम नहीं लिखना, आप सिंपल से एक मैप बनाओ, यहाँ लिख दो कि भाई ये कुरु है, यहाँ पर लिख दो कुरु, और उसके बारे में आप 2-3 पॉइंट लिख दो, तो काफ़ी अच्छा इससे क्या बन जाएगा। मैं आपको 3 नंबर के कुछ 10-15 फॉर्मेट बता दूंगा, जिसमें क्या होगा कि 3 नंबर में आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, 5 नंबर में कैसे, 11 नंबर में कैसे, ठीक है, आगे आने वाले टाइम में, ठीक। 2 सेकंड आप बताओगे यहाँ पर अंग के बारे में, ठीक है। तो अंग ये वही है जिसकी महाभारत में भी चर्चा मिलती है, और यहाँ के राजा क्या थे, कर्ण थे, ठीक है। हालांकि हम 600 टाइम पीरियड में पढ़ रहे हैं, तो इनके बारे में बात यहाँ पर नहीं की जाएगी। आप क्या बताओगे, सिंपल कि इसकी जो कैपिटल है वो चंपा है, ठीक, और वर्तमान में ये भागलपुर, मुंगेर और बिहार में मिलेगा, ठीक। अंग आपको यहाँ मिल रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपका मगध के ऊपर देखोगे तो अंग आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक। चलिए आगे फिर आपको बताना है नंबर 3 अवंती। तो अवंती जो है, ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश में आता है, ये मध्य प्रदेश लिखा होगा, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में आता है वर्तमान में, ये मालवा मध्य प्रदेश में वर्तमान में ये आता है अवंती, ठीक है। देख पा रहे हैं आप, ये अवंती है, ठीक है। और इसको 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें उत्तरी अवंती जो थी, तो इसकी जो कैपिटल या राजधानी थी वो उज्जैनी थी या उज्जैन थी, ठीक है, उज्जैनी, है ना। और दक्षिणी अवंती जो था, तो इसकी जो थी राजधानी या कैपिटल वो क्या थी, महेशमती, ठीक। क्लियर है आपको ये बात, ठीक। आगे हम देखेंगे तो काशी जो था, ठीक है, महाजनपद, इसमें आप बताओगे कि इसकी कैपिटल क्या थी, वाराणसी थी, ठीक है। और वर्तमान में बनारस या वाराणस के आसपास का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, ये आपका कहाँ जाएगा, तो काशी में, ठीक। ये लिखा है आपका काशी, है ना, इसमें मैप में आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। नंबर 5 की बात करते हैं तो कौशल, इसको इसमें बताओगे आप श्रावस्ती या अयोध्या, ठीक है। और वर्तमान में ये फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में मिलता है, ठीक। ये है आपका कौशल यहाँ पर, ठीक है। मगध के बारे में हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर मगध मिलता है, ये है मगध, ठीक है। गिरिब्रज या राजगृह, या इसी फिर आगे हमें पाटलिपुत्र भी शिफ्ट हो जाती है। इसको हम मगध के उत्कर्ष के समय पढ़ेंगे, बताएंगे कि भाई किस राजा ने राजधानी, किस को राजधानी बनाया। यहाँ से एमसीक्यू आपके शानदार एमसीक्यू यहाँ से बनते हैं, ठीक है, किस शासक के द्वारा किसको राजधानी बनाया गया, ठीक है। वर्तमान में बात करेंगे तो पटना, गया, बिहार वाला जो क्षेत्र है वो आपका यहाँ पर आता है इसके अंतर्गत, ठीक है। फिर आगे देखोगे आप चेदी, ठीक है, चेदी, तो यहाँ के राजा जो थे शिशुपाल थे, ठीक है।
इनके बारे में आपने सुना होगा महाभारत के टाइम पीरियड में, ठीक है। यहाँ के राजा क्या थे, शिशुपाल, ठीक है। शक्तिमती या सोक्तिमती इसकी कैपिटल थी। वर्तमान में बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र है, ठीक है। वर्तमान में आप देखोगे तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में आता है। इसका कुछ भाग कहा जाता है कि मध्य प्रदेश से भी लगता है। तो एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि भाई 16 महाजनपदों में मध्य प्रदेश में कितने आते हैं, तो एक तो आप अवंती बताते हैं, दूसरा चेदी भी कई बार आंसर इसमें बताया जा रहा होता है, हालांकि थोड़ा सा विवादित है, बट इसको भी माना जाता है कि चेदी मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, या मध्य जो पूर्व मध्य प्रदेश है या पुराना जो मध्य प्रदेश है उसमें इसका भाग आता था, ठीक है। सो इसको भी माना जाता है, ठीक है। ठीक, तो ऑप्शन आप देखें किस तरीके से मिल रहे हैं, उसके हिसाब से आप आंसर यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है बज्जी संघ, ठीक है, यह बज्जी है ना। तो इसमें आपको बताना है कि वैशाली जो था, ठीक है, वो इसकी क्या थी, कैपिटल थी, ठीक है। और इसमें विदेह या मिथिला का नाम भी आता है, विदेह या मिथिला, ठीक। बज्जी जो है ये 8 राज्यों का समूह था। यहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो बज्जी में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, ठीक है। राजतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई इनमें से कौन सा एक है जहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। वर्तमान में हम बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आपका आता है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो आता है आपका वत्स। वत्स महाजनपद में आप बताएंगे कि कौसाम्बी, ठीक है, इसकी कैपिटल है वत्स की, ठीक है। और साथ ही साथ इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो आप इसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। इनको हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे मैप से, ठीक है। वर्तमान में अभी मैं केवल आपको एक जानकारी दे रहा हूँ कि भाई 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, ठीक। वर्तमान में इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश जो है, ठीक है, वहाँ पर इसका एरिया आता है। असमक जो है आपका, तो आप बता सकते हो कि एकमात्र ऐसा है इस 16 महाजनपदों में जो आपको दक्षिण में मिल रहा है, या नर्मदा नदी के दक्षिण में मिल रहा है। हम कह सकते हैं कि नर्मदा नदी के दक्षिण में केवल एकमात्र आपको मिल रहा है क्या, असमक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई एग्जाम के लिए, ठीक है। असमक जो है इसकी कैपिटल आप बताओगे पोतन, ठीक है। और ये गोदावरी नदी का क्षेत्र है, ठीक है, वर्तमान में है ना, ठीक। पोतन या इसको पोटन भी कहा जाता है, ठीक है। कुछ जगह आपको पोटन भी लिखा मिलेगा, ठीक है। दक्षिणी भारत या दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, पोटन, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, असमक, है ना। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे, असमक। नेक्स्ट आता है मत्स्य। मत्स्य में आप बताओगे कि भाई इसको विराट नगर या बैराट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। या इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, विराट नगर या बैराट है। यहाँ से भाब्रू अभिलेख मिलता है एक। और मत्स्य जो है वो हम कह सकते हैं कि राजस्थान के आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, वो आपका किस में आता है, मत्स्य में आता है। ये है ना विराटनगर और मत्स्य, ठीक है, इनकी कैपिटल भी लिखी हुई है ना। तो वर्तमान में जयपुर राजस्थान के आसपास का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत यहाँ पर आता है। फिर तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर कम्बोज है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा ये कम्बोज, ठीक है। तो जो कम्बोज है वो आप बता सकते हो, ठीक है, कि भाई इसकी जो कैपिटल थी वो हाटक थी, ठीक है। और वर्तमान में ये पाकिस्तान में आता है, ठीक है। और ये स्थान जो है वो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है। और वर्तमान में आप बता सकते हो कि भाई ये जो है, ठीक है, वो कश्मीर या कश्मीर का उत्तरी भाग जो है, ठीक है, इसके अंतर्गत भी आता है, ठीक है। पामीर है और बत्स का क्षेत्र इसमें शामिल, ये वाला क्षेत्र इसमें शामिल है, ठीक है। आगे इसको अब डिटेल में पढ़ेंगे तो थोड़ा इसके बारे में और जानकारी, तो थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप बताओगे गांधार, ठीक है। तो तक्षशिला इसकी कैपिटल थी, ठीक है। गांधार भी आपको यही मिल रहा है, ये कम्बोज का ही पड़ोसी है, आप बता सकते हो, ठीक है, महाजनपद है ना। यहीं पर विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय अब तक्षशिला आपको मिलता है। वर्तमान में अगर हम देखें तो ये रावलपिंडी या पेशावर पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, ठीक। सूरसेन की बात करें तो मथुरा इसकी कैपिटल है, ठीक है। वर्तमान में मथुरा उत्तर प्रदेश में आपको ये मिलता है, ठीक। सूरसेन है ना, ये आपको मिल रहा है, ठीक, सूरसेन। पांचाल की बात अगर करी जाए तो इसको 2 भागों में बांटा गया था। इसमें उत्तरी जो था उसको अहिक्षत्र कहा जाता था, दक्षिणी वाले को कामपिल्य कहा जाता था। जो कामपिल्य है इसकी चर्चा महाभारत में भी मिलती है, हालांकि इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो द्रौपदी थी, ठीक है, महाभारत में, तो बताया जाता है कि वो कामपिल्य की ही कन्या थी, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। वर्तमान में आप बताओगे कि बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद और उत्तर प्रदेश में ये आता है, ठीक है। और मल्ल जो था तो ये कुशीनारा, ठीक है। इसको मल्ल में आप बता सकते हो इसकी कैपिटल क्या है, कुशीनगर, ठीक है। जैसे कुशीनारा भी कहा जाता है, और एक आपका पावा है ना। वर्तमान में ये देवरिया उत्तर प्रदेश में आता है, ठीक। तो यहाँ पर जो उद्देश्य मेरा था वो आपको 16 महाजनपद बताने थे कि 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, जिनके नाम आप याद रख सकते हो, इनकी वर्तमान पोजीशन याद रख सकते हो कि ये कहाँ पर है, और इनकी कैपिटल याद रख सकते हो। इसलिए रखना चाहिए क्योंकि भाई MCQ बन सकते हैं प्री एग्जाम में यहाँ से, ठीक है। महाजनपदों की कैपिटल आपसे पूछ सकते हैं, वर्तमान उनकी पोजीशन पूछ सकते हैं, ठीक है।
और फिर उनसे छोटे छोटे कुछ फैक्ट भी पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा उत्तर में है एकमात्र जो है वो उत्तर में आ रहा है, ठीक है, या नर्मदा नदी के दक्षिण में एकमात्र महाजनपद कौन सा है, या इनमें से कौन से दो गणतंत्र हैं। तो इस तरीके के सवाल यहाँ से आपके प्री एग्ज़ाम में बन रहे होंगे, ठीक है, या आपके वनडे एग्ज़ाम में बन रहे होंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो उनको हम क्लियर करें, ठीक है। जैसे कुछ फैक्ट हैं तो 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण जो है तो कौशल है, बज्जी संघ है, ठीक है, या बज्जी है, मगध है और अवंती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाद में मगध का उत्कर्ष तो हम पढ़ेंगे ही, ठीक है ना। मगध अपने आप में, मगध फिर एक शक्तिशाली साम्राज्य बन जाता है, या सबको अपने में क्या कर लेता है, काशी बज्जी और इन सबको अपने में मिला लेता है, ठीक है। 14 जो ऐसे हैं जो क्या है राजतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ पर थी, और 2 ऐसे हैं मल्ल या बज्जी जिनमें क्या थी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी उनको। वैशाली जो है विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र था, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र कौन सा था, तो आप बताओगे वैशाली, ठीक है। बज्जी 8 राज्यों का संघ था, उन्हीं में वैशाली आपका आता था, ठीक। सबसे पहले काशी जो था वो शक्तिशाली हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका पतन हो गया, ठीक है, और इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इन 16 महाजनपदों के अलावा गंगा घाटी में 10 गणराज्य भी थे, इन्हें बुद्धकालीन गणराज्य भी कहा जाता था ना। वत्स के राजा जो उदयन थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, हम बौद्ध धर्म में डिस्कस करेंगे इनके बारे में, ठीक है। 600 बीसी में आप बताओगे कि भारत में सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन भी यहाँ देखने मिलता है, जिसमें आहत या पंचमार्क सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, जो चांदी के बने होते थे, जिन पर कुछ लिखा नहीं होता था, केवल क्या होता था, कुछ सिंबल वगैरह बने होते थे। तो हाई मुझे ऐसा लगा भाई 3 नंबर में आपसे आहत या पंचमार्क सिक्के पूछ सकते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आप इतना लिख सकते हैं, है ना, कि हमें 600 बीसी में सबसे पहले मुद्रा का प्रचलन देखने मिलता है, जिसमें पंचमार्क के आहत सिक्के आते हैं, ठीक है, और जो चांदी के बने होते थे, जिन पर कुछ लिखा नहीं होता था, कोई कुछ सिंबल या चित्र वगैरह बने होते थे, ठीक है। और आगे फिर सिक्के हमें बहुत सारे मिलेंगे इतिहास में, तो उनके बारे में 1 बाय 1 हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे मैं अगर बात करूँ तो 10 गणराज्यों के बारे में हम बात यहाँ पर कर रहे थे, तो इनको बुद्धकालीन गणराज्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनमें कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। आगे जब हम महात्मा बुद्ध को या बुद्धिज़्म को पढ़ रहे होंगे तब भी आप देखोगे कि भाई इनकी चर्चा हमें देखने मिल रही है। जैसे एक तो आपका साक्य है, साक्य गणराज्य, ठीक है, कपिल वस्तु है ना, इसको याद रख सकते हो, इसकी राजधानी क्या थी, कपिल, ठीक है। कोलिय याद रख सकते हो आप, रामग्राम, या इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, रामग्राम कहा जाता है, ठीक है। एक आप कलाम याद रखें, ठीक है, केशपुत्र, ठीक है। मल्ल याद रख सकते हैं आप, ठीक है, कुशीनारा और पावा, ठीक है। एक आप मौर्य याद रख सकते हैं, ठीक है, एक लिच्छवी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 आपको याद रखने चाहिए, है ना, 4 से 5, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इनका हम चर्चा आगे करेंगे। बुद्धिज़्म में आपको ये नाम जरूर मिलेंगे, ठीक है। बुद्धकालीन भारत में राजतंत्रात्मक व्यवस्था के साथ साथ अनेक गणतंत्रात्मक राज्य भी अस्तित्व में देखे गए में थे। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गणतंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख हुआ है, ठीक है। एक तो आपका क्या है, वार्ता शस्त्रोपजीवी, ठीक है, और एक आपका क्या है, राज्य शब्दोपजीवी। तो ये टर्म 3 नंबर के लिए हम तैयार करें, ठीक है, क्योंकि आ सकते हैं, संभावना बनती है, ठीक है। इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल भी आगे जानेंगे, ठीक है। तो एक इसमें कंबोज आता है और इसमें सौराष्ट्र आता है, ठीक है। राज्य शब्दोपजीवी में आप बताओगे लिच्छवी, बज्जी, मल्ल, मद्र, ठीक है, पांचाल, तो ये सब आते हैं। तो इस प्रकार के जो गणतंत्र थे उनके जो राजा थे वो क्या करते थे, उपाधि का प्रयोग करते थे, यहाँ पर ये बात बताई गई है, ठीक। आगे हम क्या है कि भाई जो 16 महाजनपद है इनको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर जानेंगे या इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले अंग की हम बात करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि जो अंग है वो आपको मगध के ऊपर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक। तो अंग जैसे आप मान के चलो कि 3 नंबर में आता है, या केवल अंग को ही 3 नंबर में बताना है, तो आप, है ना, उतनी जानकारी भी दे सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताई है, ठीक है। और इनकेस अगर ऐसे कोई ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, किसी अन्य एग्जाम में, ठीक है, MCQ क्वेश्चन की हम बात करें, या हम कभी 11 नंबर एक्सपेक्ट यहाँ से कर सकें कि कोई संभावना है कि भाई क्या 16 महाजनपदों के बारे में 11 नंबर में 200 शब्दों में भी पूछा जाए, है ना, तो आप, लेकिन हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है कि सारे 16 महाजनपद आपसे पूछे जाएंगे या सबको लिख कर बताएं, है ना, तो ऐसा कुछ तो संभावना नहीं बनती है। फिर भी हम क्या करें, इनके बारे में जानकारी लेने के लिए इनको हम एक बार पढ़ लें, ठीक है, जिससे इनके अंदर कुछ फैक्ट छुपे होंगे तो वो फैक्ट हमें कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग में काम आ रहे होंगे, या हमें MCQ में हेल्प कर रहे होंगे, ठीक। क्योंकि 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 200 शब्दों में, इस तरह का तो कभी हम नहीं कह सकते कि भाई 16 महाजनपदों के बारे में आपसे पूछ लेंगे, भाई विस्तार से बताओ, ठीक है। या कभी बनता भी है तो 200 शब्दों में फिर हमें उसे बनाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, सारे 16 जो नाम है उनको लिखकर 1-1, 2-2 लाइन में ही बताना पड़ेगा। तो बात वही आ जाती है कि हमने पहले जो पढ़े हैं 16, तो हम उतना तैयार कर लें तो उससे 3 नंबर भी बन जाएंगे। और कभी अगर ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है, तो उसको भी यहाँ से आप मैनेज कर पा रहे होंगे या देख पा रहे होंगे, ठीक। तो अंग में आपको बताना है कि इस महाजनपद का उदय जो है वो बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर राज्यों में हुआ, ठीक। यह महाजनपद की सबसे पूर्वी सीमा पर है, तो देख सकते हैं महाजनपदों की सबसे पूर्वी सीमा पर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। राजधानियाँ जरूर याद रखें, आप कैपिटल पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है ना। वर्तमान तो आप भारत की राजधानी जो राज्य है उनकी राजधानियाँ याद रखते ही हैं, राज्यपाल का नाम, सारा कुछ।
बट इतिहास में पहली बार हमें इस तरह की व्यवस्था मिल रही है या महाजनपदों का या राज्यों का उल्लेख मिल रहा है, तो राजधानी याद रखना जरूरी है, उनके नाम याद रखना जरूरी है। मैं ये मानता हूँ कि इतिहास अगर आप पढ़ रहे हैं तो इनकी नाम और राजधानी याद होनी चाहिए, ठीक है। जिसकी गणना छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 6 महानगरों में की जाती थी, मतलब 6 महानगरों में इसकी गणना जो है वो की जाती थी, ठीक है। महाभारत तथा पुराणों में चंपा को मालिनी कहा गया है। अब जैसे बड़े एग्जाम यूपीएससी जैसे एग्जामों में इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। एक गणराज्य की सीमा मगध से मिलती थी। यूपीएससी में आपको जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है या लॉजिकल क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पर इस तरह के सवाल आप देख सकते हैं, ठीक, डिटेल में है ना, या डीप में, ठीक। अंगराज्य की सीमा मगध से मिलती थी, देख सकते हैं आप, अंग की सीमा किससे मिल रही है, मगध से मिल रही है, ठीक है। और एक लंबे संघर्ष के पश्चात अंग के शासक जो ब्रह्मदत्त थे, ठीक है, ब्रह्मदत्त के काल में मगध शासक बिंबिसार ने अंग पर अपना आधिपत्य किया था। जब मगध के शासक बिंबिसार के द्वारा जब अंग पर अधिकार किया गया था, तो अंग के उस समय आपसे पूछ सकते हैं कि शासक कौन थे, तो ब्रह्मदत्त थे। तो ऐसे एमसीक्यू बन सकते हैं जो बहुत डीप होंगे, तो उनके लिए आपको, मुझे लगता है कि ये पढ़ना चाहिए, ठीक है। एक बार आप ठीक तरीके से पढ़ लेंगे तो दिमाग में कहीं ना कहीं चीज़ें रहेंगी और आप एमसीक्यू बना पा रहे होंगे यहाँ से, ठीक है। काशी की बात करते हैं तो आप बताओगे कि काशी नामक महाजनपद जो है वो वरुणा और 80 नदियों के संगम पर बसा हुआ था। काशी यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है। इसकी राजधानी बनारस थी, काशी की, ठीक है। राजधानी जरूर याद रखें। माना जाता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता जो थे अश्वसेन, वो काशी के ही शासक थे। तो भाई यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है, पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता किस जगह से संबंधित थे, किस जगह के शासक थे, तो काशी। या फिर आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि काशी से संबंधित इनमें कौन है, तो 4 नाम लिखे होंगे, तो क्या बताओगे, अश्वसेन। तो एमसीक्यू किसी भी फॉर्मेट में बन सकता है, अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। कौशल नंबर 3, कौशल राज्य जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में फैला हुआ था। यह है आपका कौशला या कौशल, ठीक है, ये है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश आप देखोगे उसके कहाँ पर आपको, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपको ये, पूर्वी उत्तर प्रदेश में के अवध क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ठीक। उत्तरी कौशल की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो श्रावस्ती थी, बाद में अयोध्या अथवा साकेत के रूप में इसकी राजधानी स्थापित करी गई। आगे हम इतिहास में चर्चा इनकी करेंगे। दक्षिण कौशल की राजधानी कुशावती थी, ठीक है। तो ये सब कुछ आप देख लें, क्योंकि भाई डीप क्वेश्चन अब बनने लगे हैं, ठीक है, ये एमसीक्यू बनने लगे हैं, तो भाई ये चीज़ें आ सकती हैं, ठीक। कौशल के प्रमुख शासकों में विदुधान और प्रसेनचित का नाम आता है, ठीक है, इनको हम आगे भी पढ़ेंगे नामों को, ठीक है। वत्स के बारे में बात करें तो वत्स महाजनपद वर्तमान में इलाहाबाद में यमुना नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। ये आपका वत्स है, यमुना नदी के किनारे इलाहाबाद में आपको ये वर्तमान इसकी पोजीशन मिल रही है, ठीक। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। और वत्स महाजनपद का शासक जो था ये कौन था, उदयन, ठीक है, ठीक। इसी के बारे में हम बात अभी कर रहे थे कि उदयन जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था, ठीक। आगे आप बताओगे कि यही शासक सुप्रसिद्ध कवि, ठीक है, भास के स्वप्नवास बदत्तम नाटक का भी नायक था। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पर देखकर चलेंगे, ठीक। नेक्स्ट आता है अवंती। ये पश्चिमी भारत के मालवा क्षेत्र में स्थित था। पश्चिमी भारत के मालवा क्षेत्र में आपका क्या था, अवंती जो था वो स्थित था, ठीक। इसके 2 भाग थे, एक तो उत्तरी अवंती, ठीक है। हालांकि ये मध्य प्रदेश में आता है, मैप में इसकी लोकेशन थोड़ी सी है ना आपकी यहाँ बताई गई है ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, है ना। मध्य प्रदेश में आपका ये आता है ना। इसकी राजधानी अगर हम बात करें उत्तरी वाले की, तो उज्जैनी आपको बताना है, ठीक है। वहाँ पर उज्जैन लिखा हुआ था स्टार्टिंग में, तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे, उज्जैनी होगा, ठीक है। मैंने बताया भी था कि उज्जैनी होगा, ठीक। दक्षिणी अवंती में बताओगे कि इसकी राजधानी क्या है, महेशमती। अब देखो कई बार एग्जाम में पूछ लेंगे कि भाई उत्तरी अवंती की राजधानी क्या है, तो आपको दोनों ही नाम याद रखने कि भाई उत्तर, ठीक है, नाम से याद कर लेना कि भाई उत्तर है, इसमें पहला वर्ड आपका सेम है, और इसमें भी उज्जैनी पहला वर्ड सेम है। दक्षिण है, ठीक है, इसमें महेशमती है, तो ये डिफरेंट हो गया, ऐसे कुछ याद कर सकते हो आप लिंक करके ना। गौतम बुद्ध के समय में यहाँ के राजा जो थे वो कौन थे, प्रघूत थे, ये चंड प्रघूत जिनका नाम था, ठीक है। क्वेश्चन कई बार इससे बने हैं, मुझे लगता है कि इतिहास में यहाँ से सवाल आपसे पूछे गए पहले भी, ठीक है। तो एमसीक्यू आप जरूर देखें, ठीक है, यहाँ से बन सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है पांचाल, ठीक है। तो पांचाल आपको यहाँ मिल रहा होगा ये, ठीक। पांचाल में आप बताएंगे कि ये महाजनपद जो है वो आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद जिलों में फैला हुआ था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिक्षत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी, कामपल्ली थी। तो कामपल्ली थोड़ा सा ध्यान रखें, ये महाभारत से जुड़ा हुआ है और इसमें एक क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके हैं, ठीक। कान्य कुब्ज नामक नगर जो है वो इसी महाजनपद का अंग था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक कुरु तथा पांचाल जो थे एक संघ राज्य था, ठीक है।
महाभारत में इस राज्य का वर्णन किया गया है, आपसे पूछ सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि महाभारत में से किसका वर्णन किया गया है, तो कामपिल्ला आप बताएंगे। और जो मैंने भी बताया था कि द्रौपदी को इसी राज्य की कन्या बताया गया, कि द्रौपदी जो थी वो इसी राज्य की थी। ठीक है, ठीक है, और जिनका विवाह फिर अर्जुन से किया गया था। जो स्वयंवर आयोजित हुआ था, आपने देखा होगा महाभारत में, तो उस समय इसकी चर्चा भी करी गई थी कामपिल्य की। ठीक है, कुरु जो है आपका, इसमें आप बताओगे कुरु आपको कहाँ मिलता है भाई, यहाँ मिलता है। ठीक है, ये वाला है ना। ठीक, ये महाजनपद आप बताओगे दिल्ली मेरठ थानेश्वर में फैला हुआ है, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है ना, जिसको लेकर आपने देखा होगा कि भाई महाभारत में फिर युद्ध भी हुआ था इंद्रप्रस्थ को लेकर, है ना। जो आपके पांडव थे तो उनके द्वारा इसकी स्थापना करी गई है, इसको काफ़ी समृद्ध बनाया गया है इंद्रप्रस्थ को। ठीक है, और फिर एक चौपड़ या एक प्रतियोगिता के द्वारा क्या होता है, गलत तरीके से इसको कौरवों के द्वारा जीत लिया जाता है। ठीक है, और इसी के बाद फिर आप देखते हो कि युद्ध वगैरह यहाँ पर होता है। तो महाभारत में आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी, यहाँ पर देखा होगा, तो वही इंद्रप्रस्थ ही है। ठीक, हस्तिनापुर भी इसी महाजनपद से क्या था, जुड़ा हुआ था। ठीक है, हस्तिनापुर भी जो था वो कुरु जनपद से ही। हस्तिनापुर की चर्चा भी आपको महाभारत में मिलती है। ठीक है ना, दुर्योधन के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आप हस्तिनापुर वर्ड को देखते हैं कि हाँ आता है। ठीक, तो अर्थशास्त्र में इस राज्य को राज शब्दोप जिबिन्ह कहा गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इसके आगे से हम नेक्स्ट 8 से लेकर 16 तक के जो महाजनपद हैं इनको हम नेक्स्ट या अगले लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे।